Hello everyone, welcome back to the channel. uh, अपनी हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए वैसे हम मॉडर्न इंडिया तक पहुंच चुके हैं और मॉडर्न इंडिया में भी जो स्टेज सेट करने का काम है यूरोपियंस के द्वारा, ठीक है, वो सब हो चुका है। अब ब्रिटिशर्स ने वाइप आउट कर दिया है अदर पावर्स को, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी पावर को, पॉलिटिकल प्रेजेंस को कैसे कंसोलिडेट किया, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट। अब तीन टाइप की सेटलमेंट्स थी, राइट। एक तो परमानेंट, फिर रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी, राइट। और इसके रिगार्डिंग हम जब मिक्स क्वेश्चंस कर रहे थे इनिशियली, है ना, याद होगा आपको, जब मैं आपको बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन दिया करता था, तो उस टाइम हम ये सब कवर कर चुके हैं। तो जिनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, वो प्लीज़ जाके अपने सोर्सेज को रेफ़र करें, ना कि उस वीडियो को, ठीक है। क्योंकि आपने रिवीजन करनी है एट द एंड। ये एक सप्लीमेंट है जो उसको एड करेगा, ना कि ये आपका प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू परमानेंट सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन बंगाल इन 1793। तो क्या 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था। जमींदार्स वर मेड द ओनर्स ऑफ लैंड। तो क्या जमींदार्स को लैंड ओनर बना दिया गया था। रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। ट्राई करें इस क्वेश्चन को और हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। कीवर्ड्स हमेशा मार्क करते हुए चलेंगे, है ना, दिमाग को सोचने में हेल्प मिलती है। तो भाई कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में, ये तो करेक्ट है, राइट। और बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल में या फिर ईस्टर्न फ्रंटियर में, ठीक है। जमींदार्स को प्रॉपराइटरी राइट्स मिल गए थे, ठीक है। तो ऑनरशिप मिल गई थी बेसिकली, ठीक है, दिस इज ट्रू। और इससे बेसिकली जो पीजेंट्स थे, है ना, उनकी एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गई थी। एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या देखा था कि लैंडलेस ज़मींदार्स हो गए थे, है ना, क्योंकि उनको लैंड से कुछ भी लेना देना नहीं था, है ना। जो 1/11 का, अगेन आई एम, है ना, गेटिंग इन टू डिटेल्स, बट इतना तो थोड़ा तो बताऊंगा मैं ना, है ना। अदरवाइज तो फिर ऊपर ऊपर से क्या ही फ़ायदा, है ना। तो 1/11 जो मिल रहा था, तो वो ट्राई करते थे कि इसको ना इतना ज़्यादा बना दें, इस शेयर को, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू इतना ज़्यादा हो कि 1/11 उनको ज़्यादा मिले, ठीक है। कोई भी चाहेगा ना प्रॉफिट मार्जिन अपना बड़ा करना। और परमानेंट सेटलमेंट वो कीवर्ड है ना, वहीं पे लिखा है कि रेवेन्यू डिमांड फिक्स हो गई है, ठीक है, ऑल करेक्ट। रेवेन्यू डिमांड क्या फिक्स हुई थी, 1/11 फॉर द जमींदार्स। विच तो फॉल, और बाकी का 10 पार्ट वो ब्रिटिशर्स को जाता था। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रैयतवाड़ी। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि एक पिक्चर ड्रॉ कर पाऊँ मैं आपके आगे, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना है, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। भाई अब मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो इंट्रोड्यूस हुआ ही था, राइट। सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद पीजेंट्स। तो रैयतवाड़ी यानी कि रैयत इज बेसिकली दी पीजेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट इनके साथ में था, इसे डायरेक्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं इसे। और पीजेंट्स वर रिकॉग्नाइज्ड एंड लैंड ओनर्स। ऑफ कोर्स जिनकी ओनरशिप होगी उन्हीं से तो रिवेन्यू कलेक्ट करोगे भाई। कहता रिवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। अगेन इसको लेकर बहुत सारी मूवमेंट्स भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। एंड अगेन ये एक ऐसा मुद्दा बन जाता है जिस वजह से गांधी जी मतलब एक मूवमेंट खड़ा कर पाते हैं इनके अगेंस्ट। तो फिक्स नहीं था, ठीक है।
पीरियोडिक रिवीजन होती थी इसके अंदर, ठीक है। और ये लेकर कौन आए थे? थॉमस मुनरो, राइट। बहुत बेसिक बेसिक बता के चल रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ताकि ना बोरिंग हो ना बहुत ओवर डिटेलिंग हो, ठीक है। और इधर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी फिर भी गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज़ जाके अपने सोर्सेज को रिवाइज करें। वी आर इन द लास्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से तो वैसे भी आपका करंट अफेयर, साइंस एंड टेक एंड एवरीथिंग विल टेक इट्स कोर्स, और उसमें फिर नहीं बचता है टाइम। अच्छा, एक मैं सेशन प्लान कर रहा हूँ बजट और इकोनॉमिक सर्वे को लेके, तो कमेंट कर देना, मतलब जितने भी लोगों को रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अगर आप लोग 10-12 कमेंट्स भी होंगे तो भी मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। पर कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। विथ रेफरेंस टू महलवाड़ी सिस्टम, करेक्ट बताना है। कंसीडर, अच्छा ये 1 2 3 ही है ये कंसीडर मत करना भाई। यही तीनों कंसीडर करना। नंबरिंग गलत हो गई है इसकी। With reference to Mahalwari system, it was introduced in northwestern frontier या provinces, sorry, frontier तो नहीं था, provinces थे वो. Settlement was made with villages or communities. Revenue demand was revised periodically. भाई सबसे पहली चीज इंट्रोड्यूस किसने किया? हॉल्ट हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। इतना तो बेसिक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में देखने को मिला था। और जो महल है ना, महल, ये नथिंग बट या तो विलेज होगा या फिर ग्रुप ऑफ विलेज होगा, ठीक है। जैसा भी मतलब सूटेबल था लोगों को उस हिसाब से। जैसे लेट्स से कि एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत छोटा विलेज है, तो अगेन उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। और थर्ड कहते हैं रिवेन्यू डिमांड वॉज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। देखो दो ही जगह पे, एक तो वो फिक्स सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट जो है ना, वहीं पर वो फिक्स है, ठीक है। बाकी जगहों पर मालवाड़ी और रैयतवाड़ी में रिवाइज हो रहा है, ठीक है। यही इनकी स्पेशल चीज़ थी जिस वजह से थोड़ा सा वर्क कर पाया, मतलब अदरवाइज तो आप देखते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में तो बहुत बुरा हाल हो गया था, ठीक है। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ट्राई करें। परमानेंट सेटलमेंट अप्लाइड मेनली इन बंगाल, ट्रू, राइट। मेन एरिया जो था वो बंगाली तो था, राइट। रैयतवाड़ी गेव ओनरशिप राइट्स टू पीजेंट्स, ऊपर देख के आए। मालवाड़ी सिस्टम फिक्स्ड रेवेन्यू परमानेंटली, अगेन ये परमानेंट सेटलमेंट का काम है। मालवाड़ी में ऊपर देखा हमने रिवीज, मतलब पीरियडिकली रिवाइज किया जाता था रेवेन्यू रेट्स को। ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, किसको नहीं पता होगा। उसका राइट आंसर सी है, ठीक है, मतलब इनकरेक्ट पूछा उसने। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच्ड विद रीजन, ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग, इजी है, ऊपर देखते हुए आ रहे हैं। विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, दे लेड टू कमर्शियल, ये 2020 में है, बहुत रिसेंट में, ठीक है। दे लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दे इंक्रीज द बर्डन ऑन पीजेंट्स, promoted subsistence farming, subsistence is, जो लोग हिंदी में जानते हैं उनको बताता हूँ, जीवन निर्वाह, ठीक है, हैंड टू माउथ लिविंग जिसको कहते हैं,
तो सबसिस्टेंस फार्मिंग को प्रमोट करते थे, ऐसा है क्या? अब मतलब ट्राई करें, वैसे तो काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप समझते हो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और सबसिस्टेंस फार्मिंग को। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं तो हैंड टू माउथ लिविंग नहीं होगी आपकी, ठीक है? इजी था बहुत। कीवर्ड्स पकड़ना सीख जाओगे, प्रीलिम्स क्रैक कर ले जाओगे। कीवर्ड्स पकड़ना नहीं आएगा, 4 साल 6 साल भटकते रहोगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो पेपर ना इतना लेंदी बनाया जाता है, अगर सब कुछ पढ़ने बैठोगे ना उसमें भी 45 मिनट्स निकल जाएगा भाई। आंसर तो बाद में मार्क करोगे। लेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज द बर्डन ऑन पीजेंट्स। कमर्शियलाइजेशन हुआ था ना, इंडिगो प्लांटेशन, याद आया कुछ? परमानेंट सेटलमेंट, इंक्रीज द बर्डन ऑन द पीजेंट्स। So the following best explains the economic impact of British land revenue system. Economic impact पूछा उसने। ओके, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी? राइज इन पीजेंट्स प्रोस्पेरिटी, क्या पीजेंट्स प्रोस्पर कर रहे थे, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही थी? रूरल इंडेटनेस एंड फेमीन्स, ठीक है? तो भाई फेमाइंस तो आए थे, ठीक है? ट्रू है कि नहीं है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था लैंड का? सबसे पहली चीज, लैंड एलियनेशन हो रहा था। अभी बोला ना लैंडलेस जमींदार बना रहे थे। उसकी डेफिनेशन भी बताई मैंने, राइट? रूरल इंडेटनेस एंड फेमीन, तो फेमीन्स तो आए थे और रूरल इंडेटनेस भी हुई थी, तो क्या इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हुई थी? अगर आप ईयर आफ्टर ईयर सिर्फ रेवेन्यू के मोटो से, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड पे लगातार फसल उगाओगे तो क्या होगा? सैलिनेशन होगा, ठीक है? लैंड की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको रीसेट करने का, ठीक है, रिजुविनेट करने का, खुद को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं दिया। राइज इन पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ऊपर देख के आए हैं क्या हो रहा था पीसेंट्स के साथ में, अभी बताया ना ऊपर क्या हुआ था? बर्डन बढ़ गया था उनके ऊपर इकोनॉमिकली, क्योंकि दे हैड टू टेक केयर ऑफ द रिवेन्यू, और एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2018 में रिपीट हुआ है, सॉरी रिपीट नहीं हुआ, अपीयर हुआ है, करेक्ट बताना है। जुडिशियल सिस्टम वाज रिकॉग्नाइज्ड अंडर ब्रिटिश रूल, तो क्या जुडिशियल सिस्टम लेकर आ गए थे ब्रिटिशर्स? सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, क्या 2 टाइप के कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो गए थे ब्रिटिश रूल के अंदर? एंड ट्रेडिशनल सिस्टम वर कंप्लीटली अबॉलिश, माइंड यू, ये ऐसी बात कर रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है? तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए इस बात पे। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ऑफकोर्स वो ग्रेजुअली फेज आउट हुआ था, ठीक है? जो जैसे लेट्स से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था, शरिया, ठीक है, या हिंदू पर्सनल लॉज थे, उनके थ्रू जो गवर्नेंस थी वो कंटिन्यू कर रही थी, एंड लेटर पीरियड में वो ग्रेजुअली उसकी जगह ब्रिटिश लॉज ले लेते हैं, ठीक है? और जुडिशियल सिस्टम वो लेकर बेसिकली जो फॉर्मलाइजेशन या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स ने किया था, ठीक है, पर अपने फायदे के लिए। यहाँ पर मतलब सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का मतलब क्या था? जब आपके जो जुडिशरी है या जजेस हैं वो ट्राई नहीं कर सकते, मतलब उन लोगों को पेशी नहीं हो सकती ब्रिटिशर्स की, उनके केसेस यहाँ पे नहीं लड़े जा सकते,
ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उनका मानना था कि इन्फीरियर रेस है, ठीक है, इन लोगों को मतलब इतना है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, इनको क्या पता है, ये इतनी चीज़ें गवर्न ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग अहेड, whom the following was associated with judicial and revenue reforms? जुडिशियल एंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स कौन लेकर आया, बताना है। एक बंदा था जो जो डबल गवर्नेंस थी ना, दीवानी एंड फौजदारी, उसको उसने अबॉलिश किया, जुडिशियल कोर्ट्स लेकर आया, ठीक है। और कुछ रिवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स भी किए उसने। ही वॉज नन अदर देन वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये तो बेसिक है यार, डबल गवर्नेंस जैसे ही मैंने बोला अबॉलिश किया, वहीं से आपको मतलब आइडिया लग जाना चाहिए। एनीवेज, बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो क्या ब्रिटिशर्स प्रमोट कर रहे थे इंडियन इंडस्ट्रीज को, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फॉर ब्रिटिश बेनिफिट, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ रीजन्स, क्या इक्वल डेवलपमेंट हो रही थी? ये तो ऐसे ही छांट लोगे। प्रोटेक्शन ऑफ लोकल मार्केट, सबसे पहली चीज प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। हम देखते हैं किस टाइप से ब्रिटिश मार्केट कैप्चर करता है, ठीक है, डंपिंग करके और इंडियन इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगा के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्रोटेक्शन ऑफ लोकल मार्केट्स, भाई वो क्या कर रहे थे बेसिकली, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है, तो उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ब्रिटिश बेनिफिट की बात की गई है, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिनिश गुड्स हमारे पास इंपोर्ट होके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब आप फिनिश इंपोर्ट कर रहे हैं और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली वो हमें क्या कर रहे थे, इंपोर्ट डिपेंडेंट बना रहे थे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग टिल डेट वीक है। और अगेन मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो माइंडसेट ही चला जाता है ना आपके पास। आज भी इंडस्ट्रियल माइंडसेट है इंडिया में, कोई चाहता है कि मैं इंडस्ट्री स्टार्ट करूं। एनीवेज, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कुछ लगे, कुछ डाउट लगे, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस हो, तो फील फ्री टू ड्रॉप दैट इन दी कमेंट बॉक्स। एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर।